अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इम्तियाज़ दस्तगार है और आज हम थोड़ा सा कार इंडस्ट्री और उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, जो उसके पीछे इंडस्ट्री है, जो उसके पीछे मुख्तलिफ़ कंपनियां हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और जैसे मैं पहले आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा कार इंडस्ट्री की बैकग्राउंड में और टेक्नोलॉजीज़ की बैकग्राउंड में, और फिर मैं आपको एक जहाँ पे इस वक्त चाइना की कार इंडस्ट्री पहुंची है उसके मुताबिक मैं आपको एक कार एक्चुअली उसका रिव्यू करूंगा, ताकि आप देखें कि इस वक्त चाइना की टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच चुकी है। आपने बहुत सी चीज़ें सुन चुकी हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊँ कि जो कार इंडस्ट्री है ये मदर इंडस्ट्री के जानी जाती है, क्योंकि जब एक कार बनती है तो उसमें लोहा भी इस्तेमाल होता है, एल्युमिनियम भी होता है, प्लास्टिक्स भी होते हैं, इंजन की टेक्नोलॉजी भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कंप्यूटर्स भी हैं और हज़ारों और चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली जो गाड़ी चलाने वाला बंदा है उसको नहीं नज़र आती। वो जब आप एक कार के दरवाज़ा खोलते हैं तो उसके साथ कौन कौन से सर्किट्स ऑन ऑफ हो जाते हैं, इंजन की चाबी लगाते हैं तो क्या होता है, देयर इज़ ए लॉट गोइंग ऑन। और वो सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो जो कौम भी उसको अडॉप्ट करती है वो उसमें से फिर उसकी जो इंडस्ट्रियां चलती हैं और वो इंडस्ट्री जो है वो कई कुछ और बना सकती हैं। तो इसलिए इसको हमेशा मदर इंडस्ट्री कहा जाता है। और ये अगर मैं पिछले 150 साल की अगर मैं पीछे हिस्ट्री में जाऊं तो ऑलरेडी जर्मनी में ख़ास तौर पे और वैसे यूरोप में जगह जगह गाड़ियाँ इंजन मुख्तलिफ़ किस्म के बन रहे थे। आपने मर्सिडीज़ की शुरू की मॉडल शायद देखे हों, और ऐसे ही फोर्ड से पहले भी लोग कर रहे थे। लेकिन फोर्ड ने क्या किया कि फोर्ड ने 1 मिनट में एक कार बनाने का एक सिस्टम बनाया जिसको कहते हैं मूविंग असेंबली लाइन। तो हज़ारों लोग उसकी एक लाइन पे थे, लेकिन हर आदमी 1 मिनट के अंदर एक काम कर रहा था, फिर वो मूव कर जाती थी गाड़ी, अगला कर रहा था, अगला कर रहा था। तो मूविंग असेंबली लाइन की टेक्नोलॉजी जो थी वो फोर्ड ने ईजाद की और उसके बाद 1 मिनट में एक फोर्ड मॉडल टी कार निकल रही थी। और फिर उसी पे फिर जनरल मोटर ने भी वही काम किया, फिर यूरोप में भी मुख्तलिफ लोगों ने जो मुख्तलिफ कंपनियां थीं इन्होंने भी वो मूविंग असेंबली लाइन को अडॉप्ट किया और उसके साथ बेतहाशा गाड़ी भी बनी। उसके साथ वो गाड़ी आई भी, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ कि लोगों के अंदर जो मोबिलिटी बढ़ी, तो उसके साथ फिर बहुत सी और कारोबार चल पड़े, क्योंकि लोग जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। तो इसी के से इस इंडस्ट्री ने सारी दुनिया को एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के तरीके से इम्पेक्ट किया है। तो लेकिन वो इम्पेक्ट भी ऐसे हुआ कि जिस वक्त फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो वही जो इंडस्ट्री थी जो ऑटो के लिए काम कर रही थी उसने डिफेंस के लिए शुरू कर दिया। उस वक्त भी टेक्नोलॉजी कम थी, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो फोर्ड की जो असेंबली लाइन्स थी जहाँ पे पहले कारें बनती थी, उसी बेसिस पे फोर्ड ने वहाँ से बॉम्बर जहाज़ बड़े 4-4 इंजन वाले वो बनाने शुरू कर दिए। तो बॉम्बर वो इंजनों की भी असेंबली लाइन बन गई, जहाज़ों की भी असेंबली लाइन बन गई, और फोर्ड की जहाज़ की असेंबली लाइन से एक दिन में 100 बॉम्बर डेली बन के निकल रहा था, जो कि फिर वो यूरोपियंस को सप्लाई कर रहे थे और उसके अगेंस्ट सोना उनसे वापस ले रहे थे। तो इस तरीके से इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और करते करते फिर एक मैं आपको ये बताता चलूँ कि कार इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी इलेक्ट्रिक मोटर के साथ, और शुरू के जो पेटेंट्स हैं वो इलेक्ट्रिक मोटर के हैं, और उस वक्त लेड एसिड बैटरी और उसके साथ ही चल रही थी। और इवन मेरे बचपन में भी इंग्लैंड में जो मिल्क सप्लाई वैन थी सुबह को दूध देती थी, क्योंकि उस वक्त इंजन के साथ शोर होता था, तो उस वक्त वो बैटरी से चलने वाली गाड़ियां थीं और वो घरों में खामोशी से सुबह को जाके घरों के बाहर एक एक बोतल जो भी उनका होता था वो छोड़ती जाती थी। तो लेकिन फिर बाद में जो लॉबी थी, पेट्रोलियम लॉबी, उन्होंने और बाकी बहुत से और भी इंटरेस्ट ग्रुप्स ऐसे थे
जिन्होंने इंटरनल कम्बस्शन इंजन, जो कि आपने हमेशा गाड़ी में जो लगा हुआ है, इसको प्रमोट किया और कार बैटरी और जो कार की जो मोटर थी वो पीछे चलती गई। और इस दौरान बहुत से लोग जो इलेक्ट्रिक बैटरीज पे काम कर रहे थे, सोलर पे काम कर रहे थे और इंजन पे काम कर रहे थे, उनके बहुत से पेटेंट्स कार कंपनियों ने और पेट्रोलियम कंपनियों ने वो पेटेंट खरीद के अपने पास रख लिए, उनके ऊपर डेवलपमेंट नहीं की, ताकि किसी तरीके से ये जो इंटरनल कम्बस्शन इंजन है और इसके अंदर जो पेट्रोल और डीजल लगता है और इसमें मोबिल ऑयल लगता है, ये सारे का सारा चलता रहा बिजनेस। तो इसलिए कार इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल साइड पे शुरू होके फिर अगले तकरीबन 100 साल वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर चलती रही। और जब वो पेट्रोल डीजल चलता है तो उसके साथ मोबिल ऑयल भी इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से ये इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकी। और टिल व्हाट हैपन्स के जी, उधर से चाइना ने लिथियम बैटरीज बनानी शुरू की और लिथियम बैटरीज को बाइसिकल्स में लगाना शुरू किया, जिसको हम हब मोटर कहते हैं। मोटरसाइकिल में भी अब आपको नज़र आती है। तो वो हब मोटर्स के लिए लिथियम बैटरीज बननी शुरू हुई। उधर से टेस्ला, इलॉन मस्क, इसने कहीं और चीज़ में पैसा बनाया था, तो इसको ये ख्याल आया कि मैंने ये करना है। तो उसने फिर एक ज़बरदस्त एक इंजीनियरिंग का कमाल किया कि उसने ये टेस्ला कार जो बनाई है, इसमें बेशुमार और चीज़ें जो कि बाकी कारों से मुख्तलिफ हैं, और वो इसको आप बाबाजान कह सकते हैं नई कार का। और ही स्टार्टेड दिस रेवोल्यूशन। तो उस वक्त उन्होंने जो पार्टनर किया कुछ बैटरी कंपनीज के साथ, ही इसको एक ब्लेड बैटरी कहते हैं, जो बहुत फाइन वेफर्स के साथ जो बैटरी जोड़ी जाती है और चाइना में बनती है। तो इन्होंने कुछ जापानी और कुछ चाइनीज़ कंपनीज के साथ मिलके चाइना से बैटरीज को लेना शुरू किया। और लेकिन उसके पीछे और बहुत सी चीज़ें हैं, जो उसके जो ड्राइव सिस्टम है, जो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है, और इवन ये जो है सामने, उसने बजाय इसके कि अपना डैशबोर्ड बनाया, उसका ख़र्चा कम करने के लिए, वज़न कम करने के लिए, उसने वहाँ पे एक आईपैड लगा दिया। अब सब के सब लोग जो उसकी कॉपी कर रहे हैं, उन्होंने उधर वहाँ पे एक आईपैड आपको बना हुआ नज़र आता है। तो वो एक्चुअली उसका इलॉन मस्क का आइडिया था कि इसको सस्ता करो यार, इसके अंदर तारें लगाओ, इसी में इसका डैशबोर्ड बना दो। तो इस तरीके से इलॉन मस्क ने इसको स्टार्ट किया। और जो सप्लाई बेस था, उसने वही कार जो थी चाइना में भी बनानी शुरू की, क्योंकि चाइना में उसको पुर्जे सस्ते मिल रहे थे और बैटरी बनाने वाले भी वहाँ थे और बहुत से लोग थे। तो वहाँ पे एक काम स्टार्ट हुआ। चाइनीज़ वैसे कर रहे थे काम मोटरसाइकिलों वगैरह में। मैंने काफ़ी अर्सा पहले देखा कि उनके बहुत से चीज़ें जो थी वो बिजली पे चलती थी, रिक्शे थे बिजली पे, और वो लेड एसिड बैटरीज के साथ ही, आम बैटरियों के साथ, और जो स्टार्टर की मोटरें होती हैं वो लगा के काफ़ी काम हो रहा था चाइना। मैंने उनके गली कूचे में ये देखा वहाँ पे। लेकिन जब टेस्ला ने आके उसको शुरू किया, तो एक साइड से टेस्ला था और दूसरी साइड से फोक्सवैगन वाली जैसी कंपनियां, ये वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी चाइना में। सो चाइनीज़ ने बड़ा क्विकली इन चीज़ों को सीखा, इनके लिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग की, और उसके बेसिस में इनके लिए पुर्जे बनाए और इनके काम करने सीखे। और फिर करते करते मुख्तलिफ चाइनीज़ कंपनीज ने गाड़ियाँ बनानी शुरू की। और गाड़ियाँ बनाते बनाते बहुत सी आपने कंपनियों के नाम सुने हैं, कई चीज़ें हुई। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उसको बहुत ज़्यादा बैक किया, क्योंकि साइमल्टेनियसली चाइना में एक ही टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी बढ़ रहा था, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी, मटेरियल्स की साइंस भी बढ़ रही थी, पेंट की टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही थी, शीट मेटल, मेटलर्जी, वो बहुत सी चीज़ें चाइना जो था बड़ा क्विकली दुनिया से सीख रहा था, उसको लगा रहा था और फिर मज़ीद सीख रहा था और मज़ीद लगा रहा था। तो उसके अंदर एक बड़ी कंसिस्टेंटली इंडस्ट्री में बढ़ते चले गए। पाकिस्तान की तरह नहीं कि कभी ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया। तो इस तरीके से चाइना कंसिस्टेंटली इसको कर रहा था। तो उसकी बहुत सी कंपनियां जो थी वो कार मार्केट में आ गई, और क्योंकि लोकल वहाँ पे क्लस्टर्स चल रहे थे,
तो उनकी कीमतें भी सस्ती थी। फिर उनकी अपनी होम मार्केट बहुत बड़ी थी, तो उनकी कीमतें उसकी वजह से भी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गई तो उसके साथ कीमत भी बढ़ गई। इस तरीके से चाइना कॉन्स्टेंटली एडवांस करता गया। करते करते कंपनी BYD बनी। अब BYD जो है वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर बन चुका है, और आउट ऑफ यकदम, कभी टोयोटा अपने आपको यही कहता था, कभी होंडा कहता था, कभी मर्सिडीज़ कहती थी, अब BYD आ गया। और BYD यकदम वो टेस्ला को भी सरपास कर गया, क्योंकि टेस्ला अपनी चीज़ें बनवा रहा है चाइना से और मुख्तलिफ और जगह से, दूर दूर से। उसका सप्लाई बेस बहुत स्कैटर्ड है और उसका काम करने का तरीका एक्सपेंसिव है। तो चाइना में तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, लेकिन जब वो आप अमेरिका में बनाने की कोशिश करता है तो वो अमेरिका में भी वो मुख्तलिफ मुल्कों से पुर्जे मंगवा रहा है। इसके बरक्स BYD जहाँ बैठा है उसका 100-150 किलोमीटर के अंदर ही उसका सारा सप्लाई बेस है। उस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का उसका अपना कारखाना है, मोटर मैन्युफैक्चरिंग का उसका अपना कारखाना है, तो उसको डिपेंडेंट नहीं है, और उसके अंदर बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं। और उसके साथ साथ जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो फोकस किया है इन कंपनियों को कि भाई आप अपनी R&D करो, अपनी रिसर्च करो, विद रिजल्ट के BYD की अपनी रिसर्च है, और उन्होंने जो भी अच्छे फीचर्स हैं किसी भी कार मैन्युफैक्चरर के दुनिया में, वो उन्होंने उठा के अपनी गाड़ी में ले आए और ला के उसकी कॉस्ट भी रिड्यूस की। तो इस तरीके से BYD इस चीज़ पे सब पे छा चुका है, और पाकिस्तान में भी अभी उनका कारखाना लग चुका है और मार्केट को डोमिनेट करने लगे हैं वो। अब इस बैकग्राउंड के साथ ये है कि एक्चुअली टेक्नोलॉजीज़ में हुआ क्या है और इस वक्त चाइनीज़ टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँची है। मैं आज आपको ये चाइनीज़ कार है जो, इसका मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा कि इसके अंदर बेशक आप प्लास्टिक्स ले लें, इंटीरियर ले लें, नॉइज़ कंट्रोल ले लें, होता क्या है कि जो कस्टमर है, एज ए कस्टमर देखता है कि गाड़ी की वाइब्रेशन कितनी है। जो महंगी गाड़ी होती है उसकी वाइब्रेशन कम होती है। पुरानी गाड़ियों में जो इंजन वाली गाड़ियां हैं उसमें 4 सिलेंडर इंजन की एक अपनी वाइब्रेशन है। अगर उसमें आप 6 सिलेंडर का इंजन लगा दें तो वाइब्रेशन कम हो जाती है, और अगर 8 सिलेंडर का इंजन लगाएं तो वाइब्रेशन ना होने के बराबर होती है। तो लेकिन वो उतनी गाड़ी महंगी होती जाती है। तो जो लग्जरी कार्स हैं वो यूजुअली 6 सिलेंडर या 8 सिलेंडर की होती हैं। सीसी उनकी शायद उतनी होगी लेकिन वो कम। इसी तरीके से वाइब्रेशन के साथ साथ नॉइज़ है कि गाड़ी के अंदर नॉइज़ का क्या, वाइब्रेशन कितनी है और वाइब्रेशन के साथ नॉइज़ कितना आ रहा है, या सड़क का जो नॉइज़ है वो गाड़ी के अंदर बैठे पैसेंजर को कितना आ रहा है। इसी फिर गाड़ी की सेफ्टी है कि अगर इम्पैक्ट हो जाए तो वो क्या होगा, फिर बहुत सी चीज़ें हैं सेफ्टी के अंदर आती हैं। अच्छा, ऐसे ही फिर इकोनॉमी है कि मतलब एक चार्ज पे कितना चलेगी या 1 लीटर पे कितना चलेगी। ये सारी चीज़ें जो है ना ये देखता है जो बायर है, और फिर लग्जरी भी देखता है कि उसकी फील कैसी है, उसकी अंदर वो कितनी कंफर्ट के साथ बैठा है, उसकी थकन कितनी होती है। जब ये अच्छी जो महंगी गाड़ियाँ होती हैं उसमें क्योंकि नॉइज़ कम होता है, वाइब्रेशन कम होती है, तो वो आप लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव पे यू आर मोर कंफर्टेबल, आपकी फटीग नहीं होती, ट्रैवल की फटीग नहीं होती। तो फिर स्टाइलिंग है कि हर बंदा कहता है कि आई शुड बी इन ए मोर स्टाइलिश कार। फिर मॉडल्स की भी चेंज होती है, मॉडल्स का चेंज, दूसरा तीसरा स्टेटस, ये वो सारी चीज़ें जो है ये फिर एक और खत है। और इसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मैच्योर कार कंपनीज़ हैं उनको ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, और उसके साथ फिर कंज्यूमर बिहेवियर भी देखना। इंजन और बॉडी वही होगी लेकिन एक सेगमेंट है, उसको एक किस्म की स्टाइलिंग चाहिए, किसी और एज ग्रुप में या किसी और इनकम ब्रैकेट में और किस्म की चाहिए, कुछ स्टूडेंट को और तरह की चाहिए, हाउसवाइफ को और तरह की चाहिए, बड़े बिजनेसमैन को और तरह की चाहिए। सो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत ही मैच्योरिटी है इस इंडस्ट्री में।